आज का चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर होने वाला है। बट इसमें सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि ये जो सेशन रहने वाला है, अगर आप एक बार दो बार पढ़ चुके हैं तो आप इसे स्पीड में थोड़ा देख सकते हैं, 1.5x 2x के स्पीड पे भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आराम से लेक्चर के साथ साथ में आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को काफ़ी आराम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हर एक छोटी छोटी बातों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इस चैप्टर को आप आराम से तैयार कर सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा में आराम से एक चैप्टर आपका तैयार होने वाला है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग से। एनसीईआरटी रीडिंग ही चलने वाला है। मैं कायदे से वैसे कुछ बताने वाला नहीं हूँ ज़्यादा चीज़, लेकिन एनसीईआरटी के मैं हर एक चीज़ बताऊँगा और मैं इसमें अंडरलाइन करूँगा। मेन चीज़ है उसको मैं अंडरलाइन करूँगा। लिखने वाला काम कम होगा और ये जो नोट है ये अंडरलाइनर है, बाद में इसको आप रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट फिजियो, और प्लांट फिजियो चूँकि एक यूनिट है तो उसका यूनिट का एक कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग भी आती है हमें बायो के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्लांट फिजियो चैप्टर में सबसे पहला लाइन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ended up as two apparently irreconcilable perspective on biology। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बात कर रहा है टू पर्सपेक्टिव के बारे में, और वो दो पर्सपेक्टिव क्या हैं। तो दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं। जो दोनों पर्सपेक्टिव हैं वो क्या बताते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो पर्सपेक्टिव के बारे में बोल रहा है कि दो पर्सपेक्टिव, एक पहला पर्सपेक्टिव है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, और जो दूसरा का प्रॉपर्टी है सेकेंड जो है सेकेंड पर्सपेक्टिव वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द टू पर्सपेक्टिव इसेंशियली रेस्टेड ऑन टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड फेनोमेना। यहाँ पे दो लेवल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लेवल के बारे में बात कर रहा है, और वो दो लेवल क्या हैं। तो पहला जो लेवल है यहाँ पे देखिए, वन डिस्क्राइब्ड एट ऑर्गेनिज्मिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहल का क्या है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, और दूसरा का क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल है, सेलुलर लेवल है सेकेंड वाला। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो गलत बोल दिया हूँ, इसको मैं फिर से रिवर्स करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहल का जो लेवल है, टू लेवल यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो टू लेवल में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है ना, टू लेवल में यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, और ऑर्गेनिज्म के जो ऊपर वाले जो लेवल हैं उनके लेवल पे बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, तो क्लास 12th में एक चैप्टर है, एक यूनिट ही है इकोलॉजी, तो वहाँ पे पढ़ते हैं। और दूसरा जो लेवल यहाँ पे बात कर रहा है वो बात कर रहा है सेलुलर लेवल का, मॉलिक्यूलर लेवल पर। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला लेवल है उसे हम, यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो पहला लेवल है उसको हम इकोलॉजी में देख रहे हैं, और उससे रिलेटेड उसके जो प्रिंसिपल है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड जो है वो सेकेंड को बारे में बात कर रहे थे, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे सेलुलर लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है। जो डिस्क्राइब कर रहा है मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक, इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अभी यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड, बहुत अच्छा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये जो लगभग में हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब जो प्लांट, ये सब चैप्टर हैं, तो ये सब कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड वाला पार्ट है। पहला वाला पार्ट जो है वो हम लोग
अलग पे पढ़ेंगे। सेकेंड वाला जो पार्ट है, दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताए गए हैं ना, तो दो पर्सपेक्टिव जो बताए गए हैं, तो पहला वाला पार्ट कहाँ पे पढ़ना है और सेकेंड वाला पार्ट कहाँ पे पढ़ना है। दो पर्सपेक्टिव हैं, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर का है, दो पर्सपेक्टिव हैं। एक जो है पहला पर्सपेक्टिव जो है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके ऊपर का है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, उसको मतलब नहीं है अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या चल रहा है। एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ह्यूमन है, कोई भी है तो एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो इसके अंदर में कौन कौन से प्रोसेस जो चल रहे हैं उनके बारे में हमें कब पढ़ना है, वो सेकेंड वाला पार्ट में पढ़ना है। और फर्स्ट वाला पार्ट किसके बारे में बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन वगैरह के बारे में जो पढ़ना है वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। तो ये जो पैरा है फर्स्ट, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो पैरा है, ये आपको समझ में आ रखा होगा, बहुत अच्छा। जब आ रहा होगा तो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब चैप्टर जो मेन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लांट फिजियो का। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस साइंटिस्ट के बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। साइंटिस्ट हैं मेल्विन केल्विन। क्या आप मेल्विन केल्विन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते तो मैं इनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। जब वर्ल्ड वार हो रहा था ना, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का बहुत ख़तरनाक यूज हो रहा था। लोग क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी का यूज करके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करके वो बहुत खतरनाक बम बना दे रहे थे, यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह, ये सब मतलब बहुत वर्ल्ड पे इसका काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ रहा था। तो उस कंडीशन में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का काफ़ी अच्छा यूज किया। उसी रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से इन्होंने पता लगाया, बहुत कायदे का चीज़ का पता लगाया कि प्लांट में जो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये बातें इन्होंने यूज करी रेडियो एक्टिविटी का, ये काफ़ी बढ़िया यूज है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में, इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन बोर्न इन मिनेसोटा in April 1911, received his PhD in chemistry from University of Minnesota. He served as professor of chemistry at University of California. यहाँ तक क्लियर। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ल्ड वार के जस्ट आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे बात हो रहा है कि व्हेन द वर्ल्ड वाज अंडर शॉक आफ्टर हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग। हिरोशिमा नागासाकी को आप लोग जान रहे होंगे। हिरोशिमा नागासाकी दो जापान के शहर हैं और यहाँ पे आपको पता होगा कि बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। वो रेडियो एक्टिविटी के जो प्रभाव हैं आज भी हैं, देखने को मिलते हैं। और ये जो काम किया था वो अमेरिका ने किया था, जापान के दो शहरों पे यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराया था। ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ था। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, एंड सीइंग इल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का क्या है, खराब प्रभाव को हम देख रहे थे, लेकिन केल्विन एंड को वर्कर पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज। केल्विन और इनके को वर्कर मतलब इनके साथी रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज इन्होंने करा। और क्या करा, ही along with J. Bassam studied reaction in green plant forming sugar and other substances from raw material like carbon dioxide, water, minerals by labeling the carbon dioxide with C14। नॉर्मल जो कार्बन होता है उस पर कितना होता है, C12, यही तो होता है उसका एटॉमिक मास। लेकिन C14 वाला या C14 वाला जहाँ पे भी दिख गया तो इसका मतलब समझ गए कि ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। तो ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, इस रेडियो एक्टिव के कार्बन का यूज इन्होंने किस चीज़ में किया, वो रिएक्शन पता करने में किया कि कैसे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या अकेले किया, नहीं,
इनके साथ एक और साइंटिस्ट आए थे, और ये कहीं कहीं आपको आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम के बीच में साइंटिस्ट का जब डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो वहाँ पे आपको आ सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप जानें कि उन्होंने किसका यूज किया है, C14 का यूज किया है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो इन्होंने लिया, उन्होंने क्या लिया, C14 लिया। और इन्होंने क्या अकेले किया, नहीं नहीं, अकेले नहीं किया, इनके साथ इनके कोवर्कर थे, ही एलोंग विथ जे बसम के साथ किया इन्होंने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब लेकर इस सब से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। हाँ, तो यहाँ को पता होना चाहिए, ये भी बात पता होना चाहिए कि CO2 के साथ यहाँ पे पानी मिलेगा, H2O मिलेगा, और H2O मिल के क्या बनाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है ना, C6H12O6। तो यहाँ से ग्लूकोज बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये सब बातें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं केल्विन के बारे में कुछ कुछ पता चला, और इस काम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि केल्विन को आगे जाकर नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। चूँकि ये पार्ट है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नोबेल प्राइज़ इनको मिलता है आगे जाकर, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं आगे, यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस as established by Kelvin are at present being used in studies of renewable resources for energy and materials and basic studies in solar energy research। तो इनके जो इन्होंने काम किया है उनका आज भी यूज हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इतना बढ़िया यूज ही था इनका। चलिए, बहुत अच्छा, आगे देखते हैं नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है।